स्वागत है एग्जाम प्रिपरेशन के नए वीडियो में। तो चलिए आज आप लोगों का पोएम का 5वां चैप्टर है जिसका नाम क्या है आप लोगों का द सोल्जर। द सोल्जर बोले तो सैनिक, एक सैनिक यहाँ पे है और इसको कंपोज किया है यानी कि रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक। तो रूपर्ट ब्रूक एक देशभक्ति कवि है, यानी कि इन्होंने एक सोनेट लिखा है। सोनेट बोले तो आप लोग जो 14 पंक्तियों का जो कविता होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोनेट बोलते हैं। तो चलिए आइए हम लोग फटाक से जान लेते हैं कि रूपर्ट ब्रूक का जन्म कब हुआ था, कैसे फैमिली में हुई थी, अमीर फैमिली में हुई थी, गरीब फैमिली में हुई थी, उसकी पूरी डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद द सोल्जर कविता के माध्यम से कवि रूपर्ट ब्रूक क्या कहना चाहते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। तो आइए सबसे पहले द रूपर्ट ब्रूक के बारे में जानते हैं, यानी कि जो पोएट्री है उनके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है रूपर्ट ब्रूक वाज बोर्न इन 1887 एंड डाइड 1915, यानी कि रूपर्ट ब्रूक जी का जन्म 1887 ईस्वी में हुआ था और 1915 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद आगे बताते चले, वाज बोर्न इन वेल टू डू एकेडमिक फैमिली, और इनका जो जन्म है एक और अमीर फैमिली में एक एकेडमिक परिवार में जन्म हुआ था। यानी कि वेल टू डू का मतलब क्या होता है, एक अमीर परिवार में इनका जन्म हुआ था। किनका, तो रूपर्ट ब्रूक का। हिज फादर वाज अ हाउस मास्टर ऑफ रग्बी स्कूल, और इनके जो पिताजी थे वे रग्बी स्कूल के क्या थे, हाउस मास्टर थे। वेयर रूपर्ट ब्रूक वाज एजुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, और रूपर्ट ब्रूक जी किंग्स कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल जाने से पहले वे अपने पिताजी के स्कूल यानी कि रग्बी स्कूल में उनका शिक्षा दीक्षा हुआ था। कब, जब किंग्स कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, यानी कि किंग्स कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल में एडमिशन लेने के पहले इनका जो शिक्षा दीक्षा हुआ था उनके पिताजी के स्कूल में ही, यानी कि रग्बी स्कूल में उनका शिक्षा दीक्षा हुआ था शुरुआत का। उसके बाद बता दें कि वेब इट्स द फेमस पोएट डिस्क्राइब्ड हिम, और W.H. जो कवि है उन्होंने अपने पोएट में यानी कि अपने कवित्री में डिस्क्राइब हिम, उन्होंने इनका क्या किया है, डिस्कस किया कि इनका, तो रूपर्ट ब्रूक जी का। ठीक है, कौन, जो W.B. जो फेमस कवि है उन्होंने डिस्क्राइब किया है उन्हें, हिम का मतलब उन्हें, यानी कि रूपर्ट ब्रूक जी का डिस्क्राइब किया है द हैंडसम यंग द हैंडसमस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। जो W.B. जो फेमस कवि है उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि इनके बारे में, तो रूपर्ट ब्रूक के बारे में यह डिस्क्राइब किया है कि वह इंग्लैंड के सबसे खूबसूरत, सबसे स्मार्ट, सबसे हैंडसम व्यक्ति हैं। इनके बारे में, रूपर्ट ब्रूक जी के बारे में। चलिए, ही अज्यूम्ड अ सिंबॉलिक रोल दैट इवेंचुअली टर्न्ड इनटू द मिथ ऑफ यंग एंड ब्यूटीफुल फॉरेन वॉरियर, और आगे चलकर इन्होंने एक ऐसा प्रतीत ले लिया, ऐसा रूप ले लिया और ऐसा टर्न हुआ, ऐसे बदल गए कि वे क्या कर रहे, एक इंग्लैंड के बहुत ही खतरनाक, बहुत ही सुंदर वे वॉरियर के रूप धारण कर लिए। ही डाइड ऑफ अस्पेक्टिसिमिया ऑन अप्रैल 23 इन 1915 ऑफ द आइलैंड ऑफ लेमनोस इन द एगिसियन ऑन हिज वे टू द बैटल ऑफ गैलीपोली। और जो रूपर्ट ब्रूक जी का मृत्यु कब हुआ, तो उनकी जो मृत्यु है 23 अप्रैल 1915 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई, यानी कि इनकी जो मृत्यु है 28 वर्ष की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई, एक बीमारी लगने के कारण। कौन सी बीमारी है, ये जो अस्पेक्टिसिमिया जो बीमारी है, ये जो फूलों के रिएक्शन से होता है, यानी कि फूलों में जो परिवर्तन होता है उसी के चलते इनका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। ठीक है, और कहाँ पे मृत्यु हुआ था, तो उनका मृत्यु जो लेमनोस के एक आइलैंड है, एक द्वीप पे इनकी मृत्यु हुई, जो कहाँ पे पड़ता है, एगियन द्वीप पे पड़ता है। कब इनकी मृत्यु हुई थी, तो ऑन हिज वे टू द बैटल ऑफ गैलीपोली, जब वे गैलीपोली के वार में जा रहे थे तभी उनका रास्ते में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ब्रूक इज द रिमेम्बर्ड एज अ वार पोएट, और रूपर्ट ब्रूक जी को हम लोग किस नाम से जाने जाते हैं, तो वॉरियर पोएट, यानी कि वार पोएट के नाम से भी जाने जाते हैं, युद्ध कवि के नाम से भी हम लोग इनको जानते हुए। इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, और उनको इस नाम से भी जाना जाता है जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से 18 ईस्वी में, वो क्या करते थे, देशभक्ति के लिए इंस्पायर भी करते थे लोगों को, अपने सैनिकों, अपने देशवासियों के लिए। ठीक है,
हिज रिपुटेशन चीफली रेस्ट ऑन 5 वार सोनेट्स ऑफ विच। और इनकी जो रिपुटेशन है और इनकी जो ख्याति है, इनकी जो प्रसिद्धि है, बहुत ही 5 वारों के लिए सोनेट्स। सोनेट्स का मतलब क्या होता है? 14 पंक्तियों वाली कविता। ये बहुत ही क्या थी? फेमस थी, जिसका नाम क्या है? ऑफ विच द सोल्जर, यानी कि जो सैनिक के से लिखा हुआ है, पैट्रियोटिज्म के रिगार्डिंग लिखा हुआ है, सबसे बेस्ट था इनमें से। सबसे बेस्ट कौन था? द सोल्जर जो कविता है वह सबसे बेस्ट है इनका लिखा हुआ। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं रूपर्ट ब्रूक जी अपने कविता के माध्यम से, यानी कि अपने सोनेट के माध्यम से क्या बोलते हैं। द सोल्जर का मतलब क्या होता है? एक सैनिक। एक सैनिक का जीवन कैसा होता है, वह मरने के उपरांत क्या चाहता है अपने देश के लिए, अपने सरजमी के लिए, उसके बारे में रूपर्ट ब्रूक साहब क्या बोलते हैं इस पंक्ति में, यानी कि 14 पंक्ति वाली कविता में। कविता हम लोग 14 पंक्ति वाली जो सोनेट है समझते हैं। इफ आई शुड डाई, कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं एक सैनिक हूँ, मैं मरने से नहीं डरता हूँ। यदि मेरी मृत्यु हो जाती, इफ आई शुड डाई, यदि मेरी मृत्यु हो जाती है, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, कवि यह कह रहे हैं कि मैं एक सैनिक हूँ, मैं मरने से नहीं डरता हूँ। अगर मेरी वीर गति को प्राप्त हो जाता हूँ या यदि मैं मर जाता हूँ, तो ये अपने देशवासियों से कह रहे हैं कि मेरे बारे में इतना ही सोच रहे हैं, यानी कि थिंक ओनली दिस ऑफ मी, कि मेरे बारे में इतना ही सोचना। जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरे बारे में इतना ही सोचना, इतना ही याद रखना कि मैं भले ही अपने विदेश सरजमी पर अपने देश की आन बान शान के लड़ते हुए मैं मर जाऊं, फिर भी मैं मरने के पश्चात वह भूमि विदेशी, और वह जो भूमि है उसी भूमि पर मुझे क्या कर देना? दफना देना। और यह जो भूमि है जहाँ पे मुझे दफन करोगे, वह भूमि किसकी हो जाएगी? वह भूमि मेरी होगी, यानी कि इंग्लैंड की भूमि होगी। यानी कि यह जो रूपर्ट ब्रूक जो कवि है, यह कहाँ के हैं? इंग्लैंड के कवि है। और यह अपने सैनिकों के बारे में बोल रहे हैं कि जिस सरजमी पे मेरी मृत्यु होगी, वह उसी सरजमी पे मुझे क्या कर देना? दफना देना। और यह जहाँ पे मुझे दफन करोगे, वह जो भूमि है, वह जो भूमि का टुकड़ा है, वह भूमि का टुकड़ा किसका होगा? मेरे देशवासी को होगा, यानी कि मेरे इंग्लैंड का होगा। यही रूपर्ट ब्रूक इसमें बोल रहे हैं। ठीक है, आगे कवि बोलते हैं यहाँ पे दैट्स देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड। और कवि बोलते हैं यहाँ पे कि और मेरे मरने के पश्चात वह जो भूमि है, वह जो विदेशी भूमि है, मेरे हो जाएगा, क्योंकि वह भूमि किसकी है? इंग्लैंड की हो जाएगी। दैट्स इज फॉर यूर इंग्लैंड देयर शैल बी। और यह जो भूमि है वह किसकी हो जाएगी? इंग्लैंड की हो जाएगी। कवि बोलते हैं कि अगर मैं वीर गति को पा जाऊं और यदि मैं युद्ध लड़ते लड़ते अपने देश के आन बान शान के लड़ते हुए मर जाऊं, तो और मुझे जहां दफन किया जाए वह भूमि किसकी हो जाएगी? वह रणभूमि, वह जो भूमि है वह इंग्लैंड की हो जाएगी। यह कवि बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, और इस कविता के माध्यम से कवि यही बोल रहे हैं कि यदि मैं वीर गति को पालूं, यदि मैं मर जाऊं, तो मुझे वहीं पर दफनाना जहाँ पे मेरी मृत्यु हुई, यानी कि जिस सरजमी पर, जिस विदेशी भूमि पर मेरी मृत्यु हुई, वहीं पर दफनाना। और दफनाने के बाद वह जो भूमि है, वह जो कॉर्नर है, वह किसकी हो जाएगी? वह कॉर्नर मेरे देशवासी, यानी कि मेरे इंग्लैंड की हो जाएगी। आगे देखते हैं। इन दैट रिच अर्थ ऑफ रिचर डस्ट कंसील्ड, यहाँ पे कवि बोलते हैं आगे आगे कवि बोल रहे हैं, आप लोग समझिएगा। ठीक है, ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी यह कविता है, बहुत ही अच्छी यह सोनेट है। ठीक है, यहाँ पे आगे कवि बोलते हैं दैट इन दैट रिच अर्थ रिचर डस्ट कंसील्ड। कवि कह रहे हैं कि भले ही मैं एक समृद्ध भूमि पे अपने देश के लिए कुदरत हूँ, यानी कि इन दैट रिच अर्थ का मतलब क्या होता है? एक समृद्ध भूमि। और यहाँ पे रिचर डस्ट का मतलब क्या होता है? बहुत ही एकदम समृद्ध और कुदरत वाली। ठीक है, इन दैट रिच अर्थ और रिचर डस्ट कंसील्ड, यानी कि कवि कह रहे हैं, कवि रूपर्ट ब्रूक बोल रहे हैं कि मैं एक भले ही एक समृद्ध भूमि पे अपने देशवासियों के लिए कुदरत हूँ, लेकिन आगे कवि क्या बोलते हैं? और डस्ट होम इंग्लैंड बोर। और कवि बोलते हैं कि लेकिन उससे भी ज्यादा मैं समृद्ध देश का सैनिक हूँ, क्योंकि वह जो सोल्जर क्या है आप लोग का? एक सैनिक ही है। सोल्जर का मीनिंग क्या होता है? सैनिक होता है। दैट इन दैट रिच अर्थ रिचर डस्ट कंसील्ड अ डस्ट होम इंग्लैंड बोर शब्द मेड अवेयर। कवि बोलते हैं कि लेकिन उससे भी ज्यादा मैं एक समृद्ध देश का सैनिक हूँ। और मेरे थोड़ा सा पता ना खांसी हो गया है, इसलिए चलिए हम लोग यहाँ पर थे, तो यहाँ पे कवि बोलते हैं इन दैट रिच अर्थ और रिचर डस्ट कंसील्ड।
यहाँ पे कवि बोलते हैं कि कवि बोल रहे हैं कि भले ही मैं एक समृद्ध भूमि पर अपने देश के लिए कुदरत हूँ, लेकिन उसके बाद कवि बोलते हैं यहाँ पे कि मैं उससे भी ज्यादा, मैं उस समृद्ध देश का सैनिक हूँ और मेरी मृत्यु वहीं हुई है और वहीं दफन किया गया है, इसलिए वह जो भूमि है वह किसकी होगी? इंग्लैंड की होगी। आगे कवि बोलते हैं यहाँ पे अडस्ट होम का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जन्म यानी कि मृत्यु। अडस्ट होम इंग्लैंड बोर सेप्ड मेड अवेयर। और कवि बोल रहे हैं कि यह जो शरीर है यानी कि यह जो डस्ट है, यह जो शरीर है जिससे इंग्लैंड ने जन्म दिया है, एंड इंग्लैंड बोर सेप्ड मेड अवेयर, और यह जो शरीर है जिसको इंग्लैंड ने जन्म दिया है, जिसको इंग्लैंड ने आकार दिया, सेप्ड का मतलब क्या होता है? आकार दिया है, और जिससे इंग्लैंड ने जागरूक बनाया, यानी कि मेड अवेयर का मतलब क्या होता है? जागरूक करना। और जिन्होंने क्या किया है? जागरूक बनाया है। जिस शरीर को इंग्लैंड ने प्राकृतिक वस्तुओं के लिए क्या किया है? प्यार करने के लिए, प्रेम करने के और सुंदरता के लिए क्या किया यहाँ पे? दिया है। वह मैं किस देश का वासी हूँ? इंग्लैंड का ही वासी हूँ। यहाँ पे कवि बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड अ डस्ट होम इंग्लैंड बोर सेप्ड मेड अवेयर। कवि बोलते हैं कि मैं उस देश, कवि बोलते हैं कि लेकिन मैं उससे भी ज्यादा उस समृद्ध देश का सैनिक हूँ और मेरी मृत्यु उसी देश के सरजमी पर हुआ है जहाँ पर दफन किया गया। वह जो सरजमी है, वह जो रणभूमि है, वह किसकी है? इंग्लैंड की है, वह इंग्लिश की है। और अ डस्ट होम इंग्लैंड बोर, और यह जो शरीर है जिसको जन्म इंग्लैंड ने दिया है, सेप्ड, और यह जो शरीर का जो आकार है वह इंग्लैंड के द्वारा ही प्राप्त किया गया, प्राप्त हुआ है। और मेड अवेयर, और जिस शरीर को जागरूक बनाया है, यानी कि हम लोग को, मुझे जो जागरूक बनाया हुआ, किसकी जागरूकता है? वह इंग्लैंड की देन है। गिव वंस हर फ्लावर टू लव हर अवे टू रोम, और जिस शरीर को इंग्लैंड ने प्राकृतिक वस्तुओं से हमको प्रेम करना सिखाया है और सुंदरता और आनंद लेने के लायक बनाया है, मैं उसी देश का सैनिक हूँ और मुझे यही दफनाया जाए जहाँ पे मेरी मृत्यु हुई है। और वह जहाँ दफनाया जाएगा वहाँ, वह जो भूमि होगी वह किसकी होगी? वह इंग्लैंड की होगी, यानी कि मेरी होगी। आगे कभी बोलते हैं बॉडी ऑफ इंग्लैंड। कभी बोलते हैं कि और मैं उस इंग्लैंड का हूँ जिस इंग्लैंड ने प्राकृतिक खूबसूरती, यानी कि गिव वंस हर फ्लावर्स, और मैं उस इंग्लैंड का हूँ जिस इंग्लैंड ने प्राकृतिक खूबसूरती से प्यार करने के लिए मुझे बनाया है, मतलब सिखाया है, और अपने रास्ते, यानी कि फ्लावर्स टू लव, यानी कि प्राकृतिक वो सुंदरताओं से प्रेम करना सिखाया है। हर अवे टू रोम, रोम का मतलब क्या होता है? इधर उधर घूमना। और और अपने रास्ते पर स्वतंत्र रूप से घूमने दिया है। यह शरीर उसी इंग्लैंड की है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कवि बोलते हैं कि मुझे मुझे प्राकृतिक सुंदरताओं से, प्राकृतिक वस्तुओं से मुझे प्रेम करना सिखाया है। हर वे टू रोम, और इंग्लैंड के जो रास्ते हैं, इंग्लैंड के जो सुंदर वस्तुएं हैं, उधर स्वतंत्र रूप से घूमने दिया है। आगे कवि बोलते हैं बॉडी ऑफ इंग्लैंड, यह उसी देश की बॉडी है, उसी इंग्लैंड के दिया हुआ बॉडी है, ब्रेथिंग इंग्लिश एयर, और मैं उसी अंग्रेजी वायु में, उसी अंग्रेजी हवा में मैं क्या करता हूँ? सांस लेता हूँ। ये कवि बोलते हैं इस वाले लाइन में, ठीक है। कवि बोलते हैं कि मैं एक सैनिक हूँ, मैं मरने से नहीं डरता हूँ। ये वाला पूरा जो स्टेंजा है ना, आप लोग समझिएगा, पूरा मैं एक ही बार में हिंदी करके बताता हूँ, ठीक है। कवि इस वाले स्टेंजा में बोलते हैं, इतना वाला लाइन में कवि बोलते हैं कि इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, मैं एक सोल्जर हूँ, मैं मरने से नहीं डरता हूँ। देयर इज सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, यदि मेरी मृत्यु हो जाती है, अगर मैं अपने देश, अपने इंग्लैंड देश, यानी कि जो मेरा इंग्लिश देश है, उसके लिए, अपने आन बान शान के लिए लड़ते हुए अगर मेरी मृत्यु हो जाती है, और मेरी मृत्यु जहाँ पे होती है मुझे वहीं दफनाया जाए, जहाँ मेरी मृत्यु हुई वहीं पे दफनाया जाए, और जो जहाँ पे दफन किया जाएगा वह जो सरजमी होगा, वह सरजमी किसका होगा? इंग्लैंड का होगा। वह जो कॉर्नर होगा जहाँ मेरा दफन होगा शरीर का, वह कॉर्नर मेरे देशवासियों के लिए होगा, यानी कि इंग्लैंड के लिए होगा। डेट्स ओवर इंग्लैंड, वह किसकी होगी सरजमी? वह इंग्लैंड की होगी। देयर शैल बी, जहाँ पे मुझे दफन किया जाएगा। इन दैट रिच अर्थ रिचर डस्ट कॉन्सिल, और यह जो, और मैं जो हूँ एक समृद्ध देश का वासी हूँ, और मेरा जो जन्म है मैं एक उस समृद्ध देश का वासी हूँ जो मुझे क्या किया है? जन्म दिया है, मुझे सेव दिया है और मुझे जागरूक बनाया है कि गिव वंस हर फ्लावर टू लव, कि जो प्राकृतिक सुंदरताओं है, प्राकृतिक चीज़ों से प्यार करना मुझे सिखाया है। हर वे टू रोम,
और मुझे स्वतंत्र रूप से अपने रास्ते पर घूमने को दिया है, मैं उस देश का वासी हूँ। आगे बोलता है बॉडी ऑफ इंग्लैंड, और यह जो शरीर है यह शरीर किसकी है? यह शरीर दिया हुआ है इंग्लैंड का है। ब्रेथिंग इंग्लिश एयर, और मैं इसी सरजमी पे, इसी इंग्लैंड के हवाओं में क्या करता हूँ? सांस लेता हूँ। और मेरी मृत्यु यहीं हुई है, और मुझे यहीं अपने देश, अपने आन बान शान के लिए मैं लड़ते लड़ते मृत्यु को प्राप्त हो। आगे कवि बोलते हैं यहाँ पे अगले लाइन में, वास्ट बाय द रिवर, ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम। आगे कवि बोलते हैं यहाँ पे कि और जो मेरी जो स्नान मैं इंग्लैंड के नदियों में ही किया हूँ। ठीक है, कवि बोलते हैं आगे इस वर्ड में, वास्ट बाय द रिवर्स, कवि बोलते हैं कि मैं इंग्लैंड के नदियों में ही स्नान किया हूँ, यानी कि मेरी जो साफ सफाई कहाँ हुई है? इंग्लैंड के नदियों में ही हुई है। ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ मी, और जो सूर्य है और जो इंग्लैंड का सन है, सूर्य तो एक ही होता है, और जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के सूर्य जो चमक है वह मुझे क्या देती है? आशीर्वाद देती है। एंड थिंक, और सोचो, एंड थिंक और सोचो, डिसहार्ट और सोचो, एंड थिंक डिसहार्ट ऑल इविल सेप्ट अवे। एंड थिंक का मतलब क्या होता है? और सोचो कि, हर्ट, यहाँ पे देखिएगा इस वाला स्टेंजा में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड थिंक और सोचो, डिसहार्ट ऑल इविल सेप्ट अवे, सेड अवे का मतलब क्या होता है? बह जाना। इविल का मतलब क्या होता है? बुराई होती है। और सोचो कि इस दिल से सभी बुराइयां क्या हो गई है? धुल गई है। मरने के उपरांत सभी बुराइयां क्या होती है? धुल जाती है। जो भी बुराई होती है मरने के बाद सब धुल जाता है, सब गायब हो जाते हैं। यही यहाँ पे कवि बोलते हैं। अ पल्स इन द इंटरनल मीड नो लेस, कवि बोल, पल्स का मतलब क्या होता है? धड़कन होता है, और इंटरनल का मतलब होता है शाश्वत होता है। ठीक है, कवि बोलते हैं पल्स इन द इंटरनल माइंड नो लेस, कवि बोलते हैं कि यह जो शाश्वत है, यह जो अनासी है, और यह जो अमर जो है हमारा मन है, ना उस मन के अंदर जो पल्स यानी कि स्पंदन है, धड़कन है, ना ही जो विचार है, यानी कि यहाँ पे बोले गिव सम माइंड नो लेस, एक थोड़ा सा भी जो यह जो विचार है, यह सब किसका है? यह सारा कुछ विचार दिया हुआ किसका है? यह सब विचार इंग्लैंड का दिया हुआ है, क्योंकि मेरी जो जन्म है, मेरा जो आकार है, ये सब कुछ किसके द्वारा दिया गया है? ये सारा कुछ इंग्लैंड के द्वारा दिया गया है। इसीलिए मैं अपने देशवासियों के लिए, अपने आन बान शान के लिए मैं मृत्यु को भी प्राप्त हो जाऊं, उसके लिए मुझे कोई चिंता नहीं है, और मुझे वहीं दफन किया जाए जहां पे मैं वीर गति को पाऊं। आगे कभी बोलते हैं, गिव समवेयर बैक द थॉट्स द इंग्लैंड गिवन, और यह जो इंग्लैंड ने मुझे जो प्राकृतिक सुंदरता भी दिया है, और यहाँ जो मिट्टी है, और यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज एज हर डे, और इंग्लैंड ने मुझे प्राकृतिक सुंदरता भी दिया है, और यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की जो साउंड है, यहाँ की जो मीठी बोलियां है, उससे भी आनंद मिला है। यानी कि जो इंग्लैंड का जो दिन है, यहाँ के ड्रीम्स हैप्पी एज पर द डे, और यानी कि जो इंग्लैंड का दिन है ना, वह सपने की तरह क्या है? बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही आनंद देता है। इंग्लैंड का जो दिन होता है वह सपनों की तरह एकदम आनंदित कर देता है, एकदम खुशहाल कर देता है। एंड लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस, और जो अपने दोस्तों से हंसी खुशी पाई है, और जो विनम्रता है, जेंटलनेस है, यानी कि वह जो विनम्रता है, वह सब किससे प्राप्त हुई है? तो वह इंग्लैंड से प्राप्त हुई। इन हर्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, और जो शांति है, जो हमारे दिल में, जो हमारे अंदर शांति है, वह किससे प्राप्त हुई है? वह सब प्राप्त हुई है इंग्लैंड के प्राकृतिक सुंदरताओं से। यह सब प्राप्त है उस इंग्लैंड देश के वासी हूँ, और इंग्लैंड ही एक ऐसा देश है जो सारी खुशियाँ किस प्रकार मिलती है? तो वह सारी खुशियाँ, जो सारी खुशियाँ है हेवन, यानी कि जो सारी खुशियाँ स्वर्ग की तरफ प्राप्त होती है। मैं उस देश का वासी हूँ और उस देश का सैनिक हूँ, जहाँ पे स्वर्ग की तरह खुशियाँ मिलती है, स्वर्ग की तरह आनंद मिलती है, और स्वर्ग की तरह प्राकृतिक सुंदरताओं से प्यार करना सिखाता है। मैं उस देश का सैनिक हूँ, और मैं इसी देश के लिए मर मिटना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए इस कविता के माध्यम से आपको क्या सीखने को मिला, और आप लोग बताइए कि यह जो मैंने पढ़ाया आप लोग कैसा लगा आप लोगों को यह ऑनलाइन में, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आप लोग को ऑनलाइन में पढ़ाया, क्योंकि ऑफलाइन में मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ जैसे मैं आप लोग को ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए यह जो पोयम है द सोल्जर, जिसको लिखा किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कैसी लगी यह जो सोनेट है, यह जो पोयम है आप लोगों को।